जैसे कि आप सारे जानते हैं दैट फीमेल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, क्योंकि एक हेल्दी और अ हैप्पी फीमेल ही एक हेल्दी चाइल्ड को बर्थ देती है एंड दैट शेप्स द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड टुमारो। तो सबसे बड़ा चैलेंज इनके लाइफ में ये रहता था कि हेल्थ वाज नेवर देयर प्रायोरिटी। क्या खाना नहीं, किसको छूना नहीं, मंदिर नहीं जाना, बाल नहीं धोना, तो उसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर बहुत असर पड़ता है। और अपना ऑक्सीजन मास्क पहले लगाएं और फिर अपने साथ वाले का लगाएं। तो शादी लेट करते हैं, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। जो प्राइमरी ग्रेविडा है वो ऑलमोस्ट 30-35 इयर्स के आसपास पहला बच्चा होता है। तो ये तो हार्मोन्स बहुत ही बुरे हालत में होते हैं जब हम लोग इसमें जा रहे हैं। आई थिंक द जनरेशन नेक्स्ट टू अस will actually be very closer to equal responsibility वाला जो era होता है। We should hope that we because West में तो ऐसा shift है। I think वो generation to generation थोड़े थोड़े changes आते हैं। आज हम इस पॉडकास्ट एपिसोड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, which is female health. Hello everyone, I am Sakshi Verma, CEO founder at Yukti Herbs Multi-Speciality Ayurveda and Panchkarma Hospital. आज हम इस पॉडकास्ट एपिसोड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज़ फीमेल हेल्थ। जैसे कि आप सारे जानते हैं दैट फीमेल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, क्योंकि एक हेल्दी और अ हैप्पी फीमेल ही एक हेल्दी चाइल्ड को बर्थ देती है एंड दैट शेप्स द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड टुमारो। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए वी हैव इन कॉन्वर्सेशन विद अस टुडे Dr. Rita Kalra, who's serving as a PMO Civil Hospital Panchkula and is a very strong advocate about female health. So सबसे पहले हम start करेंगे by welcoming her to the podcast. So welcome ma'am, thank you so much for taking out the time today. Thank you साक्षी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके थ्रू बहुत सारी ऐसे वुमेन पॉपुलेशन को एड्रेस कर सकूं जो who are struggling not only with their physical health but also mental health issues, and which is the biggest challenge we face today. Absolutely. It is not only physical health. जैसे सारे बोलते हैं, अब तो एक complete health के बारे में बात होती है, which includes social, physical, mental, emotional and even spiritual nowadays, right? तो मैम सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे आपकी जर्नी के बारे में जान के कि आपने इतना सारा काम किया है फीमेल हेल्थ के एरिया में। यू डन सो मेनी ड्राइव्स एंड सो मेनी अवेयरनेस कैंप्स। सो ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली? इट्स ट्रूली एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से ग्रेजुएशन की थी और शादी के बाद मैं माइग्रेट हो गई थी। आई बिलोंग टू छत्तीसगढ़ एंड मैं फिर हरियाणा में आई थी। तो यहाँ पर मुझे हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज में एडहॉक बेस पे बरवाला में रूरल एरिया में काम करने का मौका मिला। तो मेरा कांटेक्ट बहुत सारी औरतों के साथ, राइट फ्रॉम यू कैन से गर्ल्स, न्यूबॉर्न गर्ल्स से लेकर के रिप्रोडक्टिव एज में जितनी औरतें हैं उनके साथ मिलने का मौका मिला। तो सबसे बड़ा चैलेंज इनके लाइफ में ये रहता था कि हेल्थ वाज नेवर देयर प्रायोरिटी। चाहे एक्सेसिबल थी बट वो अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए कभी सरकारी अस्पताल में आते नहीं थे और अवेयरनेस भी नहीं थी, हेल्थ एजुकेशन भी नहीं थी और उनकी फैमिली भी, मैं बोलूँगी, सपोर्ट नहीं करती थी। जैसे एंटीनेटल मदर है, पहला बच्चा है, कितना एंग्जाइटी रहता है और क्या खाना है, बहुत सारे टैबूज एसोसिएटेड है। उसी तरह मेंस्ट्रुअल हेल्थ के भी बहुत सारे टैबूज हैं कि क्या खाना नहीं, किसको छूना नहीं, मंदिर नहीं जाना, बाल नहीं धोना, तो उसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर बहुत असर पड़ता है और हाइजीन जब पुअर होएगी तो इन्फेक्शंस का खतरा रहता है और अल्टीमेटली एनीमिया और बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस, बिकॉज इम्यूनिटी लो होने से और बहुत सारे इन्फेक्शंस होने का खतरा रहता है। तो यहाँ से मेरा कनेक्ट पहली बारी बना और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ने सबसे पहले ये ड्राइव स्टार्ट किया था सारे नेशनल प्रोग्राम्स को। हमारे 14 नेशनल प्रोग्राम्स हैं, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने लिए, उसमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सबसे प्रायोरिटी में आता है। बिकॉज हमें पता है कि अगर हेल्दी मदर रहेगी, हैप्पी मदर रहेगी तो चिल्ड्रन भी हैप्पी रहेंगे, बिकॉज देन ओनली द फैमिली फ्लरिशेस, कम्युनिटी एक्सपैंड्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो अब मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए एनीमिया था, मतलब कि खून की कमी।
और ये ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, आयरन की, फॉलिक एसिड की, प्रोटीन भी कह सकते हैं, बट प्रायोरिटी नहीं है अपने प्लेट में सब चीज़ें रखना। दूसरों को तो खिला देंगे बट अपने लिए नहीं, फिर गर्ल्स को नहीं खिलाएंगे, बॉयज़ को खिलाएंगे। तो इसीलिए एनीमिया प्रेवलेंट है, और ये राइट फ्रॉम स्कूल गोइंग गर्ल्स, जब वो उनका पीरियड स्टार्ट होते हैं तब से लेकर के उनका परफॉर्मेंस को असर करता है, उनका स्कूल में एब्सेंटिज्म बढ़ाता है, फिर कॉलेज में हायर एजुकेशन पर इफेक्ट करता है। बाद में जब शादी होके चाइल्ड बेयरिंग एज आता है, फिर अगेन वो न्यूनेट या फीटस को इफेक्ट करता है। तो हम 7 डिकेड्स हो गए हैं, 70 साल से ऊपर हो गए हम इस हमारी इंडिपेंडेंस को, बट हम इस छोटे से इशू को अभी तक एड्रेस नहीं कर पाए, जबकि देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स। हमारा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है, आंगनवाड़ीज हैं, मिड डे मील्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, हेल्थ में तो बहुत सभी प्रोग्राम्स प्रिवेंटिव केयर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन हैं। बट ये चैलेंज रहा, तो यही मुझे मोटिवेट स्टिमुलेट करता था, एक्चुअली इग्नाइट करता था कि हम कैसे बदलाव ला सकते हैं। बिकॉज वंस दे स्टार्ट थिंकिंग, दे आर एजुकेटेड, उनका थॉट प्रोसेस, उनका सुपरस्टिशंस को हम एड्रेस कर पाएंगे, तो शायद वो खुद का ख्याल रखेंगी, फिर अपने बच्चों का रखेंगी, अपनी बेटियों का, तो वी विल हैव अ हेल्दी जनरेशन इन फ्यूचर। ये तो आप पहले टाइम की बात कर रहे हो। इवन नाउ आफ्टर द फीमेल्स हैव बिकम सो एजुकेटेड, उनको इतनी अवेयरनेस है, आज की डेट में भी देयर ओन हेल्थ इज ऑलवेज एट द बैक सीट। वो कभी भी अपने बारे में ही नहीं सोचते हैं। लाइक कितने सारे डिसऑर्डर्स हैव जस्ट स्टेम्ड आउट फ्रॉम द फैक्ट कि वो उनका कोई खाने का टाइम नहीं है, कोई अपने न्यूट्रिशन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, विच लीड्स टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। अब हमारे हॉस्पिटल में 90% जो फीमेल्स आती हैं, दे आर ऑल सफरिंग फ्रॉम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, जैसे कि IBS है, UC है। और IBS स्टार्टिंग कॉन्स्टिपेशन या सिंपल डायरिया से ही होता है उनको, बट वो इग्नोर करते रहते हैं सिम्टम्स। बट आई थिंक इट इज़ अबाउट टाइम कि जैसे फ्लाइट में कहते हैं कि अपना ऑक्सीजन मास्क लगाने अपना ऑक्सीजन मास्क पहले लगाएं और फिर अपने साथ वाले का लगाएं। तो अगर आप खुद ही ठीक नहीं होगे तो आज की डेट में तो वैसे भी कोई आपके साथ वैसे ही नहीं रहना चाहता, और ना ही आप किसी को ठीक कर सकते हो अनलेस योर सेल्फ हैप्पी एंड हेल्दी। सो इट इज़ अबाउट टाइम कि लोग कि फीमेल स्पेसिफिकली थोड़ी ओनरशिप ले अपनी हेल्थ की और खुद की भी ठीक करें। एंड बिकॉज दे आर द प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनको अवेयरनेस है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो खुद ठीक हो और बाकी भी एडवोकेट करें जैसे आप कर रहे हो, बिकॉज दे आर एजुकेटेड लॉट। तो ये तो एक बहुत बड़ा ड्राइव है कि हमें एडवोकेसी करना चाहिए जो खुद प्रिविलेज्ड है, सो दैट अंडर प्रिविलेज सेक्शन को हम एड्रेस कर सकें। जैसे हमारी डोमेस्टिक हेल्प्स आते हैं, या हमारे पास जो भी वुमेन वर्कर्स हैं, मैं आपको बोलूँगी कि स्क्रीनिंग बहुत मैंडेटरी है। 30 इयर्स प्लस में हमें ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग या सर्विक्स कैंसर के लिए पैप्समेयर, वो हम एजुकेटेड क्लास में भी नहीं देते। मतलब इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इट इज आप किसी को बोलो कि आपको रेगुलर स्कैन्स करवाने चाहिए तो दिल से कि नहीं वहम हो जाता है। सो दे रादर स्टे इन डिनायल देन नो द प्रॉब्लम एंड फिक्स इट। मतलब हमारे पास फिर डिले हो जाता है। एब्सोल्युटली, आप डिनायल में रह के आपका बीमारी तो वहीं पे है ना, आपका ट्रीटमेंट ही डिले हो रहा है और बीमारी की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और मेरा ये बिलीफ रहा है कि हमारा ना होलिस्टिक हेल्थ केयर होना चाहिए। ये नहीं कि बस जब बीमार हुए तो दवाई लेने के लिए आगे। सो वी शुड टेक केयर ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक हाइजीन, सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी हेल्थ के लिए, सो दैट वी आर गुड इम्यूनिटी एंड डू नॉट फॉल सिक। आवर न्यूट्रिशन शुड बी बैलेंस्ड। उसके अलावा सप्लीमेंट्स लेना भी एक एज के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम हमारे डाइट से उसको फुलफिल नहीं कर पाते, जो कि वुमेन बहुत इग्नोर करती है। और फिर बाद में हमने ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेशिया, लो बैक एक एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स। जैसे गट से आपने बोला, ये बेसिकली चलो फूड से रिलेटेड नहीं है, दिस इज द मेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस। तो वो लोग ऐसे वो गट के ऊपर जाता है। सो यू गेट दिस अल्सरेटिव कोलाइटिस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो आप अभी बात कर रहे थे। तो हमारे लिए आज ये चैलेंज है कि हम होलिस्टिक केयर कैसे वुमेन को दे सके, सो दैट व्हेन दे आर हेल्दी दे विल हैव हेल्दी चिल्ड्रन,
healthy family and a healthy community. And because like you said कि anxiety और depression and stress इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि आप देखो कि जो working woman है वो वैसे ही परेशान है कि ऑफिस देखना है, घर देखना है, बच्चे देखने हैं, इन-लॉज देखने हैं, और जो हाउसवाइफ्स हैं या होम मेकर्स हैं वो इस बात से वो सारा दिन ओवर थिंकिंग को, लोनलीनेस को डील करती हैं. सो द स्ट्रेस एंड द एंग्जाइटी दैट द फीमेल्स आर लिविंग अंडर वो इवेंचुअली गट पर आता है, एंड द गट ब्रेन कनेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है. सो इट्स ईदर लीकी गट है या कॉन्स्टिपेटेड गट है, वो भी इवेंचुअली इग्नोर हो के बड़ी प्रॉब्लम्स यू नो में कन्वर्ट हो जाता है. और ये जैसे ना दिस इज लाइक पहले these symptoms we would see once the children got married, या मतलब 50s और late 50s में, but now it is being reported as early as late 20s. Right. इतनी जल्दी मतलब it is kind of you can say new 40. The 20s are the new 40s. So we really have to address this issue, and एक नहीं है, it has to be an integrational approach. हम सिर्फ हेल्थ करेंगे तो नहीं, एजुकेशन करेंगे तो नहीं, वी हैव टू रियली वर्क ऑन योगा, मेडिटेशन एंड एज आई डिस्कस सप्लीमेंटेशन. और मेडिटेशन एंड ऑल, इन सब चीज़ों से डेफिनेटली मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है. एंड वी कुड हैव कम्युनिटी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिनको सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, सो दैट दे शेयर देयर इश्यूज, और फिर उसको एड्रेस करेंगे तो वी विल हैव बेटर रिजल्ट्स. बिकॉज इसमें प्लासिबो थेरेपी, दवाई की एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती. यू नीड कंपनी, यू नीड समबडी टू टॉक योर वे आउट एंड समबडी टू हेल्प यू सॉल्व योर इश्यूज. थोड़ा हौसले की भी ज़रूरत होती है, और ये हमने सबसे ज़्यादा तब देखा. सो बेसिकली वी हैव अ वेरी लग्जूरियस 7-bedded प्राइवेट वार्ड. उसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपने बोला कैंसर, आप देखो कि सोसाइटी में ज़्यादा कैंसर फीमेल्स को होता है, बिकॉज ओवर ऑन जो ईयर्स एंड ईयर्स अपनी हेल्थ इग्नोर करते हैं, डाइट न्यूट्रिशन इग्नोर करते हैं, कोई रूटीन नहीं है प्रॉपर, इट इवेंचुअली लीड्स टू दीज प्रॉब्लम्स, राइट. एंड आफ्टर ट्रीटमेंट जैसे होलिस्टिक अप्रोच वेलनेस के टुवर्ड्स नहीं है, जैसे कि हमारे पास टाइम नहीं है, बट उसमें भी लाइक एवरीवन सेज इफ़ यू डू नॉट मेक टाइम फॉर योर वेलनेस यू विल मेक टाइम फॉर योर इलनेस. वो फिर बीमारी को तो टाइम निकलवाना आता है, राइट. तो जैसे कैंसर पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, तो फर्स्ट टाइम तो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं लोग, राइट, स्टेटिस्टिकली कीमो और सर्जरी के थ्रू. बट द प्रॉब्लम इज़ कि अवेयरनेस नहीं है, या मतलब वेरी सिंपल अप्रोच है टुवर्ड्स अ डिजीज़ कि जैसे ही फर्स्ट टाइम ठीक हो जाएंगे, कैंसर फ्री हो जाएंगे, दे विल गो बैक टू देयर प्रीवियस लाइफस्टाइल, एंड ट्रेसेस ऑफ कैंसर सेल्स रह जाते हैं आफ्टर इवन सर्वाइविंग कैंसर, विच विल प्रोलिफरेट अगर आप एंटी कैंसरस डाइट या हर्ब्स या सारी थेरेपीज नहीं करवाओगे. इम्यूनिटी तो अपनी स्ट्रेंथन करना ही पड़ता. ओवरऑल हेल्थ हैज टू बी टेकन केयर. अगर you have survived the cancer, but there are many chances of relapse if you go back to your own sedentary and casual lifestyle. But I think कि मतलब maybe 5% of the people will take care of themselves post treatment. अब जितने भी celebrities हैं who have survived cancer like Sonali Bendre या Manisha Koirala, Rakesh Roshan, they've all advocated कि after the treatment, और जब वो एक बार ठीक हो गए थे after surgery and chemo, उन्होंने आयुर्वेद एंड पंचकर्मा को फॉलो किया. they've been taking herbs like curcumin and ashwagandha for strength and stamina, shirodhara and abhyang. they've resorted to yoga and meditation for their mental health. लोगों ने अपनी complete diet switch की है, because only then you can like it is a 360-degree turnover, so that you don't lose your health second time. Yeah. बट मोस्टली पीपल विल गो बैक. एक तो क्या होता है कि डिपेंडेंसी भी बहुत है फीमेल्स की, है ना, वो हमेशा वेट करते रहते हैं कि कोई और उनको लेके जाएगा. एक तो फर्स्ट टाइम कैंसर ट्रीटमेंट या कोई भी और बीमारी में क्या होता है कि फैमिली मेम्बर्स या अटेंडेंट्स खुद ही इतने तंग हो चुके होते हैं ख्याल रख के, दैट वंस द पेशेंट इज होम सब भूल जाते हैं उसके बारे में. तो एंड
पेशेंट तो वैसे ही डिपेंडेंट है, वो तो अपना ख्याल कैसे ही रखेगा। तो आई थिंक कि थोड़ा सा ओनरशिप फीमेल्स को अब लेना शुरू कर देना चाहिए टुवर्ड्स देयर ओन हेल्थ, क्योंकि यू कैन नॉट मेक समवन एल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, राइट? Absolutely. And I would say that men and boys should also take care of the females in their family. Advocacy change करना पड़ेगा कि उन्हीं का ख्याल नहीं रखा जाना है. They have to take care of their mothers and sisters and wives so that they continue to be in good health. Because अगर वो healthy रहेंगे तभी तो खाना ठीक से मिलेगा, घर ठीक से रहेगा, and the environment is positive. Otherwise अगर एक woman bed पे पड़ जाती है तो घर रुक जाता है. We have our experience कि बिल्कुल ही तहस नहस हो जाता है, मैं तो बोलूँगी कि एकदम ही खत्म हो जाता है. But I think कि वो जो conditioning है, it is changing over time, right? पहले जैसे you said कि boys और girls में फ़र्क करते थे, अब धीरे धीरे girls और boys में वैसे फ़र्क नहीं है, but इतना ज़्यादा bad health, bad food, bad lifestyle आ गया है कि 20s में ही 40s वाली प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं. आई थिंक ये फीमेल्स ऑफ today's time अगर वो अपने लिए कॉन्शियस होंगी, ओनली देन दे कैन टीच देयर सन्स हाउ टू टेक केयर ऑफ द फीमेल्स एंड टीच देयर डॉटर्स हाउ टू स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, राइट? So I think the society is shifting a little bit, but of course it's taking its own time. तो आपके एक्सपीरियंस में वैसे फीमेल्स को कौन सी हेल्थ डिसऑर्डर्स आपने देखे हैं अपने करियर में? मेनली तो जैसे मैंने आपको बताया था एनीमिया एंड रिलेटेड विद दैट, देन ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. देखो अगर किसी मेन को होगा ना तो हेडेक हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, इमीडिएटली चेकअप होगा, दे विल गेट इट डायग्नोज, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है. That NCD is like epidemic in India. But हमने वुमेन में देखा they come very late. 1 साल से headache हो रहा था या the other symptoms, giddiness, they will come very late. तब तक definitely medicines तो manage कर सकती हैं, but by that time the organs would have been involved. Like जैसे heart के ऊपर असर पड़ता है, high blood pressure का, then brain, then kidneys. तो ये ड्रास्टिक. और अच्छा जैसे ये होगा आपको आर्थराइटिस होगा एज के साथ रिलेटेड, तो वो चलाएंगी, कोई बात नहीं, पेन है, बट दे विल गो टू दैट स्टेज वेयर इट बिकम्स इरिवर्सिबल, है ना? तो फिर वहाँ जा कर के सर्जरी ही ऑल्टरनेटिव रहता है. तो दिस डिजीजेस आर लाइक कॉमन, सेम ही रहते हैं, बट वो प्रेफरेंस नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है हमको वुमेन हेल्थ का. देन देयर आर सो मेनी superstitions associated with it. तो ये सब challenges को अगर हम address कर पाएंगे तो will definitely shift towards positive health for women. मुझे ऐसे लगता है, I don't know if you agree to it or not, कि mostly जो illness होती है या जो आप बोल रहे हो ना delayed response है अपनी illness के लिए या बहुत time बाद आती हैं, वो ऐसा भी है कि लड़कियों की कंडीशनिंग स्पेशली इंडिया में ऐसी होती है कि जितना आपका पेन थ्रेशोल्ड ज़्यादा है उतने आप स्ट्रॉन्ग हो, तो ब्रेव हो, आप स्ट्रॉन्ग हो. वो ब्रेव और स्ट्रॉन्ग ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुनने के लिए ही अपना ट्रीटमेंट डिले करवाती रहती हैं. एंड द फीमेल्स हैव दिस, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, दे गेट इनटू अ वेरी कंफर्टेबल जोन. अगर उनको कोई बोले कि हाय बेचारी, या यू नो अगर उनको कोई ऐसे पिटी वाली फॉर्म में देखें, आई एम श्योर द सोसाइटी इज शिफ्टिंग एंड यू नो वी हैव सीन स्ट्रॉन्ग वुमेन इन द एक्चुअल सेंस, बट आई डू फील कि ये वाली जो कंडीशनिंग है where their strength is measured कि ये कितना इसको पेन ये झेल सकती है, I think that has also played a role in delayed treatment, right? Because वो अपनी बेटियों को भी यही सिखाती हैं. Yes, definitely. और एजुकेशन सिस्टम भी शायद ऐसा ही है. और अगर हम अपना हिस्ट्री को देखेंगे तो we'll realize कि there would be very very few, मतलब 0.1% भी नहीं जिनके बारे में हम बात कर सके. बट उनका भी यही रहा होगा कि विद ऑल देयर चैलेंजेस हाउ दे हैव एडजस्टेड एंड अचीव्ड. बट मेन का तो इट इज लाइक अ ऑल एवरीडे थिंग फॉर देम. एंड आई हैव आल्सो सीन कि जैसे आपने भी मेंशन किया कि सुपरस्टिशन बहुत है स्पेशली अमंग द फीमेल्स ऑफ द सोसाइटी इवन टुडे.
अगर कोई पढ़ी लिखी और वर्किंग फीमेल भी है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, एंड आई हैव सीन सो मेनी जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो उसमें कई बार लड़कियों की जो बच्चियों की आवाज़ है वो थोड़ी हो जाती है, मैनली हो जाती है। तो उसमें मोस्टली क्या करेंगी मदर्स कि उनको बाबों के पास ले जाएंगी, झाड़ा करवाने लग जाएंगी, कोई उपाय बता दो, कोई मंत्र बता दो। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट फिगरिंग आउट कि बच्ची में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसके पीरियड्स इरेगुलर हैं एंड शी नीड्स मेडिकल असिस्टेंस, तो इतना टाइम तो इन सब चीज़ों में वेस्ट हो जाता है। तो डू यू थिंक दैट दिस इज हैपनिंग? Yes, definitely, and the only way out is education and awareness, basically. But I feel कि education system in these terms has not really evolved over the years. Yes. We have seen so many programs, but ये चीज़ें जो actual life lead करने के लिए ज़रूरी हैं, like as soon as a female is born, and then when she hits puberty के बाद तो it is a never ending game. Every 2 days your hormones are changing. Females को तो खुद ही पता नहीं चलता कि कब क्या हो रहा है, right? So why are we not doing anything about it at the national government level? I feel like this should be included in the education system. इतना कुछ। No, I'll tell you, like एक तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है सरकार का, उसमें एडोलेसेंट गर्ल्स में प्यूबर्टी को कैसे एड्रेस करना है, उसके ऊपर हाउ टू बी सेफ ऑल्सो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो विक्टिम्स भी बन जाते हैं ये हार्मोन फ्लक्चुएशन की वजह से। एंड प्रेगनेंसी में तो होता ही है, ये खाओ ये नहीं खाओ, और कुछ खा लिया और ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो बोलेंगे इट्स ऑल रिलेटेड टू दिस। एंड बाद में मीनोपॉज, मतलब दीज आर लाइक द फेजेस ऑफ लाइफ जब एक्चुअल फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो इन तीनों के लिए ना, जैसे बिकॉज हॉट फ्लशेस आते हैं तो शीतल क्लिनिक्स हैं सरकार की तरफ से जो addresses the menopause and the hot flushes. Childbirth और child bearing age का तो everywhere we have antenatal clinics जहाँ पर regular education दी जाती है, आधा 1 घंटा। गवर्नमेंट का एक प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान है, उसमें हम लोग मतलब उनको न्यूट्रिशन देने के अलावा कौन सी एक्सरसाइजेज अच्छी हैं, क्या डाइट करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, और ये सब करने का ट्राई करते हैं। एंड we not only educate the mothers but also their mothers and mother-in-law. Okay. मतलब नानी दादी को भी हम लोग एजुकेट करने को करते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल प्रोग्राम, केयर कंपेनियन प्रोग्राम बोलते हैं, जो डिलीवरी टेबल में आपके साथ रहते हैं और ये सब। और जैसे वो पहले बोलते थे ना कि भाई हमने इतने बच्चे पैदा कर लिए और कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, और आजकल एवरी टाइम सिजेरियन इज हैपनिंग, ये सब एंजाइटी रिलेटेड है ना। एंड जब आप वो बचपन में वो लड़की बड़ी हो रही है, अपनी मदर को देख रही है, अगर आज से हम 30-40 इयर्स पहले की बात करें, तो वो इतना ट्रॉमा क्रिएट कर देता है माइंड में, जो अब हमें नए चैलेंजेस आ रहे हैं। एक तो शादी लेट करते हैं, दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। जो प्राइमरी ग्रेविड है वो ऑलमोस्ट 30-35 इयर्स के आसपास पहला बच्चा होता है। तो ये तो हार्मोन्स बहुत ही बुरे हालत में होते हैं जब हम लोग इसमें जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो बच्चे पैदा करते टाइम वो जो बच्ची ने अपनी मदर को देखा है ना सफ़र करते हुए, तो वो उसके दिमाग में कहीं ट्रॉमा रह जाता है और वो रिफ्लेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी, न्यूरोसिस और डिप्रेशन, जो कि फिर बेबी के हेल्थ के ऊपर असर करता है। तो इनफैक्ट आई वुड से वी आर आवरसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल। अगर आज से 100 इयर्स पहले चले जाएं, 1 सेंचुरी पहले, तो मतलब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। मैंने बहुत सारे वो सीरियल्स देखे हैं, लाइक हिस्ट्री के पीरियड मूवीज़ हैं विच डिपिक्ट द हिस्ट्री इन अ पिक्चर फॉर्म। तो आप देखोगे उस टाइम भी ऐसे ही होता था कि ये नहीं खाना, ये नहीं करना, बट एक ना कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन नहीं थी। तो नाउ दे से कि वो दोनों ही नहीं पढ़े लिखे होते थे। नाउ द गर्ल्स आर गेटिंग एजुकेटेड। सो वो अगर मेरी मदर को बोले और उनकी मदर इन लॉ ने क्या किया, मेरे ऊपर शायद ज़्यादा नहीं असर पड़ा बिकॉज सेम लेवल था, जबकि माई मदर वॉज अ पोस्ट ग्रेजुएट। बट मेरी डॉटर ने मुझे देखा कि कैसे आप वो रिप्रोडक्टिव एज में तो उनको एक तरह से टैबू हो जाता है कि ये सब करना ही नहीं है। थोड़ा ट्रॉमा हो जाता है। एक ट्रॉमा है विच ग्रोज इन द ब्रेन, और
वो ही एंजाइटी बन के आ रहा है ना। तो चाइल्डहुड में जो उन्होंने देखा कि पढ़े लिखे भी हैं फिर भी हम लोग स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव एंड लिव आवर वे। अब का जनरेशन ऐसा नहीं है, बट उनके बैक ऑफ माइंड में वो सब है कि हमारे पेरेंट्स। आई थिंक as a female from this generation, I feel like we're also going through the same things, but in a very different way. जैसे पहले आपने बताया ancient times में, या you know our grandmothers, not even very far away, उनमें क्या होता था that it was very divided, that the man will provide and the female will take care of the house. अब there is a shift that the female will work, is allowed to work per se, and the man will also work, but female is still very much responsible for the house, for the kids. If something goes wrong in the house today, it is the female who will be questioned. Even if she is working equally, female will be questioned if something goes wrong in the house, कोई सफाई नहीं हुई है, या the kids needed something and it didn't work out. No one is going to ask the male. So I think that the female right now in the society is taking double responsibility. I think the generation next to us will actually be very closer to equal responsibility वाला जो era होता है. We should hope that. we because West में तो ऐसा shift है. I think वो generation to generation थोड़े changes आते हैं. तो मैम जनवरी का मंथ चल रहा है and it is cancer cervix awareness month, which is the most common type of cancer in the females. तो what do you suggest कि कैसे लड़कियां on the lookout रहें कि कभी ये हो ही ना, and at least बहुत कम percentage को हो, जो कि अभी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कैंसर सर्विक्स का प्रेवलेंस इंडिया में करीबन 20% है. 100 में से 20 औरतों को चांसेस है कि ये कैंसर हो सकता है, बिकॉज ये कैंसर है जो वायरस से होता है, जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं. और ये 10 इयर्स तक ये इन्फेक्शन जाता नहीं है बॉडी से, और हाइजीन और सैनिटेशन अच्छा नहीं रहने की वजह से ये 10 साल में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है. तो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को कैंसर सर्विक्स कहते हैं, और इसमें प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट थिंग कि ये हो ही ना ये इन्फेक्शन. तो हमारे पास गार्डासिल करके HPV वैक्सीन है जो 4 स्ट्रेन्स का है, और 3 डोजेज़ लगती हैं 0 मंथ, 2 मंथ और 6 मंथ्स में. तो इससे हम मतलब 99% वो है कि इफ़ेक्टिव है ये वैक्सीन. तो 9 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में गर्ल्स को हम लोग 2 डोजेज़ देते हैं, 14 से लेके 18 तक 3 डोजेज़. और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी जल्दी ये वैक्सीन्स लगते हैं उतनी इफ़ेक्टिविटी ज़्यादा रहती है. स्लोली ओवर एज लाइक 25 ईयर्स पर भी आप लगवा सकते हो, बट एफिकेसी विल बी लाइक 70%. तो इसलिए हमें, अगर ये वैक्सीन अवेलेबल है, वायरस से होता है, only cancer which can be prevented by a vaccine, so we should go for it. ये तो हो गया प्रिवेंशन. बट जो 30 years प्लस हैं, जिनको 10 years का शादी हो गया है, तो दे हैव बीन एक्सपोज्ड बिकॉज ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है. तो इसके लिए हम लोग उनको ये बोलते हैं कि आपको स्क्रीनिंग कराना चाहिए. से 35 years के आसपास से पैप स्मीयर होता है, लिक्विड साइटोलॉजी, जिसमें सेल्स का अगर एक्टिविटी शेप वेप चेंज हो जाता है तो वी कैन आइडेंटिफाई देम, दे आर लाइक प्री कैंसरस सेल्स, और इतनी जल्दी पता चलने पर हम उसका इलाज कर लेंगे तो इट डजंट स्प्रेड एट ऑल. सो दैट इज़ द वे आउट. और एवरी 5 years कराना चाहिए. और बाद में लाइक लेट 40s में वी वुड सजेस्ट कि 2 years में फैमिली हिस्ट्री है, और अराउंड 60 के बाद तो कराने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज अगर नहीं है तो फिर होगा ही नहीं. और गार्डासिल की तो स्टडी 1978 से है, तो आप समझ लो 45 years का स्टडी है. तो जिनको वैक्सीन लगा है वो बच्चों की इम्यूनिटी, मतलब आज दे आर एडल्ट वुमेन पोस्ट मेनोपॉजल एंड दे हैव स्टिल गॉट एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. और बाकी इसका ट्रीटमेंट, जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया था कि ट्रीटमेंट तो चलो सर्जरी कीमोथेरेपी हो गया,
बट अगर हम अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे तो ये रिलैप्स होने का चांसेस रहता है. तो वी शुड बिल्ड अप आवर इम्यूनिटी विद योगा, विद सप्लीमेंट्स एंड जो भी थेरापीज अवेलेबल है. और मेंटल हेल्थ अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक मेडिटेशन एंड योगा विच डेफिनेटली इम्प्रूव्स योर ओवरऑल वेलबींग एंड रिकरेंस के चांस बहुत कम हो जाते हैं. Right, thank you. आज आपने टील कलर ही ऑलमोस्ट पहना है, so this represents cervical cancer. Oh, wonderful. Like it is call to action to stop cervical cancer. हमारा गोल WHO ने दिया है 2030 तक. So we want to bring it down to less than 4 patients per 1,000 women. But it's a long way to go. Everybody will have to be advocates, the mothers, the daughters. तभी हम शायद इस गोल को अचीव कर पाएंगे. More than 100 countries have adopted this program as a universal program, like it is provided free of cost. और इंडिया में भी जल्दी ही ये अवेलेबल हो जाएगा, तो स्कूल में लग जाएगा. So only criteria is ये वैक्सीन में कंसेंट चाहिए होता है मदर का या पेरेंट गार्जियन जो भी हैं, एंड आधार कार्ड चाहिए, which is very important. So then you can get yourself vaccinated. Definitely. Thank you so much, ma'am. I'm sure all of your inputs are very, very valuable to our viewers. और आपने जितनी अवेयरनेस आप करते हैं, आई एम श्योर कि वो वाला गोल 2030 से पहले ही रीच हो जाएगा. एंड आई होप कि और भी लोग आपकी टीम में ज्वाइन करें, बिकॉज more hands means quicker approach. Yeah, because not only like the government, but we have NGOs like Indian Medical Association, Rotary, which are doing these drives, vaccination drives to protect girls from getting cancer. I think कि आपकी बात सुन के बहुत सारे पेरेंट्स एंड मदर्स मोटिवेट हुए होंगे, एंड they'll all get their daughters vaccinated. एंड मेरी अपने व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है, टू ऑल माई फीमेल व्यूअर्स मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें. आप जब तक खुद खुश और हेल्दी नहीं होगे, आप किसी का भी कुछ नहीं कर सकते. इनफैक्ट आज की डेट में आपका 2 दिन कोई हाल पूछेगा, अगर आप तीसरे दिन बीमार हो तो कोई हाल भी नहीं पूछेगा. तो आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें, एवरीथिंग विल वर्क आउट. सारा बोझ अपने सिर पे लेने की ज़रूरत नहीं है, नो मैटर हाउ मच इट सीम्स लाइक करना पड़ेगा. एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस इफ़ यू आर हेल्दी. एंड अपने बच्चों को सिखाएं, डॉटर्स को भी सेम चीज़ सिखाएं कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और अपने बेटों को सिखाएं कि अपने मदर्स, सिस्टर्स, डॉटर्स, वाइफ्स, उन सब का ख्याल कैसे रखना है, बिकॉज उन सबकी ही सपोर्ट से फीमेल्स ऑफ द सोसाइटी कैन फंक्शन बेटर. एंड मेल्स आजकल, इवन इफ इट इज़ अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मेल्स में बहुत सारी अवेयरनेस आ गई है. दे आर वर्किंग विद देयर गर्ल्स, आई वुड से, टू बिल्ड अ लाइफ टुगेदर. सो इट्स वेरी वेरी इंस्पिरेशनल. तो वो सब ये करते रहें. एंड like ma'am said, to get yourself vaccinated if you're in the right age frame. Otherwise, check yourself or get the right screening done and get proper treatment. And treatment एक चीज़ होती है, treatment के ठीक हो जाने के बाद जब आप में बीमारी नहीं है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके वापस अपने पुराने लाइफस्टाइल पर ना जाएं, बल्कि अपना लाइफस्टाइल ठीक करें ताकि वो बीमारी दोबारा ना हो. अगर आपकी बॉडी ने फर्स्ट टाइम वो बीमारी झेल के ठीक कर ली है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में वही स्ट्रेंथ दोबारा हो कि वो दोबारा सेम बीमारी से डील कर पाए. So strengthen your bodies after very bad diseases like cancer. Your body really needs that rejuvenation after that. So stay aware and take care of yourself. और ये सारी चीज़ें आप जो underprivileged section of the society है उसको भी बताएं. और in future आप जिन भी topics पर हमारी discussion सुनना चाहते हैं और कैसे experts के साथ discussion सुनना चाहते हैं, आप ज़रूर comment section में बताएं. And we will definitely try to have those here at our podcast. So, and thank you so much, ma'am, for being here today. It's an absolute honor. Thank you. Thank you.